नमस्कार दोस्तों, मैं राजा नर्चर पीसीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल देखा था, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए बीपीएससी के नज़रिए से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी है, कितना डीपली पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे कितना करना है, किस क्षेत्र के योजनाओं को, स्कीम्स को आपको तवज्जो देना है, ये सभी चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा, जो आप जाके उसको देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। तो पहला जो हमारा सोर्स था, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, वो क्या था? कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की क्लास, ठीक है। और उसका जो पहला ये है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कक्षा 9 में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर ग्राम या पालमपुर गांव की एक कहानी, जिसमें कि आपको विलेज सेटअप में गांव के परिवेश से दिखाया गया है कि भारतीय गांव कैसा दिखता है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वहां पे की दैनिक दिनचर्या कैसी होती है। उसके बाद आपको दिखाया गया है दूसरा में क्या है, पीपल एज ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में, कैसे हम मानव को एक संसाधन के रूप में बना सकते हैं और एक बेहतर संसाधन बना सकते हैं। उसके बारे में दूसरी चैप्टर में बात की गई है, दूसरे भाग में। तीसरे में पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी कैसे एक चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और उस चुनौती को हम कैसे उबर सकते हैं, उसके लिए यह तीसरा चैप्टर। और चौथा चैप्टर जो है वो देखिए, खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो किसी देश की तरक्की के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए जो है, इंसान के लिए खाना सबसे मूलभूत सुविधा होती है। सबसे पहले खाना होता है, उसके बाद कोई भी दूसरी सुविधा हो सकती है, घर, ये सब। तो ये सारी चीज, तो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी का जो उद्देश्य लिखने का वो है कि आपको इन चारों थीम से जो है, पहला एक विलेज सेटअप, उसके बाद फिर ह्यूमन एज ए रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इससे क्या किया जाए, आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए, बेसिक समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए, इसके बाद हो जाए, ताकि हम आगे की क्लास में 10वीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी में इस पर अच्छे से और एडवांस हम लोग ये कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जिससे कि आप लोग यहाँ पे इस फोटो में देख रहे हैं कि विलेज पालमपुर का एक जो है विस्तृत फोटो दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे एक बैलगाड़ी है और उस पर कुछ सामान लदा हुआ है, पीछे ट्रैक्टर है, ये गांव है। इधर देखिए, इधर कुछ खेत है, इसमें कुछ लगा हुआ है, ये बीच में कच्ची सड़क काइंड ऑफ थिंग है, ये पेड़ पौधा है, प्राकृतिक संपदा है, और देखिए कितनी वायु कितनी साफ है। तो देखिए, द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। दिस इज द हाइपोथेटिकल विलेज, मीन्स ये काल्पनिक गांव है, ऐसा नहीं कि आप पालमपुर कहीं खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य है कि आपको उत्पादन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सारी सेटअप से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो यहाँ पे पालमपुर का लोकेशन दिया गया है कि कैसे पालमपुर जो है एक विलेज है, इसके आसपास कौन सा टाउन है। पालमपुर के नज़दीक में क्या है, एक छोटा सा विलेज है, जो बड़ा विलेज है, 3 किलोमीटर है। पालमपुर में जो है पक्की सड़क है। उसके बाद यहाँ पे लोग बुल्लक का, टांगा, मोटरसाइकिल, जीप, ये सारी चीज, ट्रक, ये सारी चीज उस रोड पे चलती है। तो जब आप लोग इस लेक्चर को सुनो तो आप लोग अपने अपने, अगर जो लोग गांव में गए हैं, गांव में रहे हैं, जिनका ग्रामीण परिवेश है, वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अगर वो अपने गांव से, अपने आसपास से इसको जब रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बताया कि यार 450 परिवार रहती है वहां पे, ठीक है। उसमें से भी दिखाया गया, जैसे कि आप लोगों को पता है, चतुर्वर्णा सिस्टम हमारे यहाँ एक एसेंशियल फीचर्स है इंडिया में सोसाइटी की। वो क्या है?
एक मिनट, एक मिनट। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, देखिए इसका भी जिक्र किया गया है कि कैसे इसमें जो है 450 फैमिली में से 80 जो है अपर कास्ट फैमिली है, जो कि क्या करती है, मेजोरिटी ऑफ लैंड ऑन करती है, उनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है। फिर उसके बाद देखिए एससी और एसटी है, जिसको दलित सब लोग और दलित और महादलित कहते हैं बिहार में, वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है। और वो उनका घर कहाँ है, नोट कीजिएगा, विलेज के कॉर्नर पे। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो पूरा सेटअप हो गया, ये पालमपुर का सेटअप हो गया। और जैसे कि आप लोग इमेजिन कर लीजिए, ये मान लीजिए एक रोड है, बीच से रोड जा रहा है, तो एक कॉर्नर में जो है, इस कॉर्नर में जो है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो रहते हैं, और इधर जो है जो प्रोमिनेंट है उच्च जाति के लोग हैं वो रहते हैं। और लैंड ओनिंग क्लास कौन है यहाँ पे, जो उच्च जाति के लोग हैं, और जो दलित्स हैं, एससीज और एसटीज हैं, उनके पास बहुत ही कम ये है, ठीक है। और देखिए यही सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी की, भले ही ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के जरिए आप लोगों को जो है एक रियल पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। देश में भी यही स्थिति है, ठीक है। सेंसस जो जनगणना 2011, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, एससी प्लस एसटी की पॉपुलेशन जो उसके अनुसार वो लगभग जो है कितनी है, 25% है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। मोटा मोटी अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, तो उसमें से जो है 25 करोड़ लोग ये है, लेकिन इनके पास जो है टोटल पॉपुलेशन के, टोटल भूमि का बस 10% है, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो है 25% है, 75% कौन कौन से हैं, इसमें लगभग 15 से 20% अपर कास्ट हैं, जो कि हमारे कास्ट जिसको अपर कास्ट माना गया है। उसके बीच में जो है, जो कि ना ही दलित है, बहुत ही लोअर कास्ट है, ना ही अपर कास्ट है, उसको क्या बोला गया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। दे आर बैकवर्ड बट दे आर नॉट in the criteria of SC and ST, or they are not so advanced, so they can be counted in higher caste, so they are other backward caste. Main thing given by मंडल कमीशन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण है सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बार पूछा गया है। बीपीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को जब लागू किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमारे प्री का क्वेश्चन है, समझे। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए अब आगे आ गया, उसके बाद क्या है, जो भी गरीब लोग हैं उनके जो है गौ मत से बने हुए ये सारी चीज, ये लोग आप लोग पढ़िएगा एक बार में, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है एनसीईआरटी के, दिस नैरेटिव स्टोरी इज पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी बाय गैल्बर्ट एटेन, अ विलेज इन द बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो रिसर्चर थे, ये दुनिया के बहुत ही फेमस रिसर्चर में से एक हैं, तो उन्होंने जो एक बुलंदशहर के पास के एक विलेज का ब्यौरा दिया था, उसी से इंस्पायर होकर ये स्टोरी बनाई गई, ठीक है। उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा 4 चीज की जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या है वो है आपको, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 4 फैक्टर्स, ठीक है। क्या क्या है बताइए आप लोग, अगर कुछ पढ़े होंगे कभी इससे पहले तो पता होगा। पहला क्या क्या है सोचिए,
अगर मान लीजिए आपको कुछ उत्पादन करना है, चाहे वो गेहूं क्यों नहीं हो, किसी कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके लिए 4 चीज बेसिकली अर्थशास्त्र में जरूरत होता है। तो क्या कहते हैं? लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, आपकी काम करने की क्षमता, या आपकी या किसी और की, कैपिटल, पूंजी, चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता। तो लैंड का क्या होता है फैक्टर को? अगर आप जमीन लगा रहे, अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, 4 चीज होना चाहिए। अगर आप जमीन लगा रहे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा जमीन का। लेबर जो काम करेगा खेत में आपके फैक्ट्री में, उसको क्या मिलेगा? वेजेज मिलेगा। अगर वो ब्लू कॉलर वर्कर है तो, व्हाइट कॉलर है तो क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। कैपिटल पर क्या मिलेगा आपको? जो आप कैपिटल लीजिएगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर है तो आपको क्या मिलेगा? एक मिनट बताइए, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अगर आप पूंजी लगाएं, आप अपना दुकान के लिए आप पूंजी लगाएं, तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, यही 4 चीज की जरूरत होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही 4 चीज की जरूरत है। इस 4 में से अगर आपके पास कोई भी एक नहीं है तो आप कोई भी जो है उत्पादन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, समझे? बल ये बात हो सकता है कि यही चारों चीज किसी एक ही आदमी के पास हो, लैंड भी हो, या फिर उसको जहां पे प्रोडक्शन करना हो जगह भी हो, लेबर भी हो, कैपिटल भी हो और इंटरप्रेन्योरशिप भी हो। अगर कोई आदमी के पास ये चारों चीज है तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, समझे? इसका एक आपका छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। किराना का दुकान, छोटा किराना का दुकान, जो कि अपने ही घर में दुकान खोला हुआ है, वो लैंड उसका अपना घर में हो गया। वही आदमी जो मालिक है वही दुकान को दिन भर चलाता है, अपने ही पैसे से उसने लगाया हुआ है और रिस्क भी खुद ही ले रहा है। तो यहाँ पे ये चारों चीज जो है ये उनको ही मिलेगा। अगर आपका खुद का जमीन है तो आप रेंट तो नहीं दीजिएगा, तो दूसरे के पे लगाते तो रेंट देते हैं जी। आपको, अगर आप सेम आदमी हैं, आपको जो ये भी नहीं देना पड़ेगा, दूसरे को आपको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, वो आप खुद ही रखिएगा। जो इंटरेस्ट आएगा वो भी, यही सारी चीजें। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे क्या बात की गई है। देख रहे, लैंड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल, जिसको ही मैंने क्या बोला था आपको? एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, जॉब क्रिएटर बनो, जॉब क्रिएटर बनो, जॉब खोजो नहीं। अब फैक्ट्री विद सेवरल, देखिए जैसे कि ये फैक्ट्री है, इसी से हम आपको समझाते हैं इस फोटो से। ये फैक्ट्री है, तो अब ये फैक्ट्री जहां पे लगाया गया होगा, किसी जमीन पे लगाया गया होगा ना, चाहे वो रेंट लेके हो कुछ भी। यहाँ पे कुछ लेबर यूज कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे, जो श्रम दे रहे, तो वो क्या होगा? सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर। तीसरा फिजिकल कैपिटल, मशीन को खरीदने के लिए पैसा लगा होगा, ये जो सिलाई मशीन है ये नहीं, उसके लिए। और ये सारी चीज को करने की जो पैसा लगाया, जो जमीन लिया, फैक्ट्री का मालिक होगा या प्रमोटर होगा जो कि ये रिस्क ले रहा है, तो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप यही हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया ये। तो उसके बाद क्या होता है? फार्मिंग। पालमपुर का मुख्य पेशा क्या है? खेती। क्या है? लैंड इज फिक्स्ड। लैंड एक ऐसा कैपिटल जो कि हमेशा फिक्स होता है। इसीलिए जो आप देखिएगा, हमेशा जो जमीन की वैल्यू होती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप जमीन में इन्वेस्ट कर दीजिए। गांव में अभी लोग जमीन खरीदता है। जमीन जो है सोशल जस्टिस, आपका सोशल प्रेस्टीज, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों को आपको दिलाने का आपके पास ये जरिया है जमीन। अभी भी इस पर एक जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार
की जो समिति है, जो उसके अध्यक्ष है विवेक देवराय साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे हम लोग लैंड को यूज करके, जो लैंड का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको यूज करके हम लोग देश की डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। 75% लोग जो है क्या करते हैं, फार्मिंग में ये हैं, इन्वॉल्व है। हमारे देश की आज़ादी के समय भी ऐसी स्थिति थी, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो। उसके बाद देखिए, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि उतना ही जमीन पे, फिक्स जमीन पे ज्यादा उगाया जा सके? सोचिए आप लोग, तो पानी पीते हैं। दूसरा क्या है, कैसे कर सकते हैं? जैसे दो ऋतु होती है, जैसे आप लोग पता होगा, रबी क्रॉप, क्वेश्चन था बॉस, रबी, खरीफ और जायद होता है तीसरा, तो हम आपको पढ़ा देंगे तो कौन सा कब रोपा जाता है, धान कौन सा क्रॉप है, गेहूं कौन सा क्रॉप है। ये सारा बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स, ये क्या है, बीट, बाजरा, गन्ना और ये तो अपना आलू। और सर आपको बता दें, जो हम लोग आलू हर जगह यूज करते हैं, आलू हमारे देश का ओरिजिनल उत्पादन नहीं है, ये यूरोपियन के द्वारा हमारे देश में लाया गया था। और यहाँ पे आज देखिए, आज हम लोग आलू को इस तरीके से यूज करते हैं हर जगह कि यूरोपियन भूल गए कि आलू उनका है, हर कुछ में आलू डालते हैं। 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, ये देखिए दिया हुआ है कि कितना एरिया कल्टीवेट होता था भारत में, देख रहे हैं। कल्टीवेटेड एरिया आज़ादी के बाद बढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है, जो बैरन लैंड था, जो लैंड पहले यूज नहीं था, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर करा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे बताया गया कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ देश में, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुआ। हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो हमारे पास खाने के लिए, पूरे देश को खिलाने के लिए नहीं था। उस समय हम लोग अमेरिका से लेते थे PL, चलिए वो इस पे नियम अच्छे से, पहले ये फोटो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको अच्छे से समझा देते हैं उस पर व्हाइट बोर्ड पर। क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कम्युनिटी में ज़मीन ले लिए, बड़ा ज़मीन ले लिए, ताकि क्या हो, उस पर मॉडर्न मशीनरी चल पाए। फार्म मशीनरी, पहले हम लोग हल से जोतते थे, याद है जो हम लोग एक गाना है, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरी देश की धरती। क्यों उस समय का गाना है वो, जिस समय के परिवेश में, जिस समय कृषि सबसे ज़्यादा, जिसका कृषि का कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के विकास में, GDP में, HYVC, तो हाई यील्डिंग वैरायटी, वो चीज़ जो कि आपको ज़्यादा उत्पादन करेगा, फर्टिलाइजर, खाद, DAP, यूरिया, पोटेशियम, सिंचाई, इरिगेशन, PM कुसुम योजना, डैम बनाया गया था उस समय। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, डैम्स आर द टेम्पल्स फॉर न्यू इंडिया, जो बांध है वही आधुनिक भारत, मॉडर्न आधुनिक भारत के लिए का नया मंदिर है। क्यों बोला था ऐसे, क्योंकि विकास वहीं से होगा, खुशहाली वहीं से आएगी, लोगों का जिंदगी का स्तर, जीने का स्तर वहीं से बढ़ेगा। इसीलिए आपको याद होगा भाखरा नागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, फिर आपको बिहार में दिखेगा क्या, कौन कौन है, दो बांध है, कोसी प्रोजेक्ट, कोसी बैराज, ये सारा चीज उसी से आया था। कैनाल, बताइए कौन सा कैनाल है जो कि देश का सबसे बड़ा कैनाल है, और वो किस नदी से लगता है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। उस कैनाल का नाम जो है वो हमारे देश के एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के नाम पर है, ठीक है। अब देखिए कैसे फार्मर्स कहाँ यूज करते थे इसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसके कि इंडिया में फादर कौन माने जाते हैं, बताइए हरित क्रांति के? MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, पालमपुर में कुछ लैंड बहुत बड़े हैं, देख ना कितना, इसमें मशीन चलाना आसान होगा, कुछ लैंड जो है ये कितने छोटे हो गए।
ये लैंड भी पहले बड़े होंगे। अब इसके मान लीजिए फिर प्रॉपर्टी बढ़ते गई, 2 भाई हुए, 2 बहन हुई, मान लीजिए 2 भाई 2 बहन हुए, फिर ये प्रॉपर्टी जो है लीगली 4 भागों में बट गया, ऐसे ही कर करके ये बढ़ गया। हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड पूछा जा रहा है, आपके गांव में कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोचिएगा जरा। क्या सबके पास समान जमीन है, 10-10 कट्ठा सबके पास है क्या? या किसी के पास 200 बीघा है और किसी के पास 2 कट्ठा भी नहीं है, किसी के पास 200 बीघा है और किसी के पास 2 कट्ठा भी नहीं है। कोई सरकारी जमीन पे, अस्पताल के जमीन पे, हाई स्कूल के जमीन पे झोपड़ी बना के रह रहा है, स्लम में रह रहा है, ऐसा आपके वहां पे भी होगा। देखिए 4 से 50 फैमिली आर लैंडलेस, 1/3। उनमें से सबसे ज्यादा लैंडलेस कौन? जिसके पास कोई लैंड ही नहीं कल्टीवेशन करने के लिए, वो कौन है? दलित हैं, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट फेज, पहले हम लोग सबसे पहले ऐसे यूज करते थे, हम लोग अभी भी याद है। ये देखिए, ये हम लोग यूज कर रहे हैं बैल को, और ये देख रहे हैं हाथ से ये कर रहे हैं, बीज छीट रहे हैं। पहले ऐसे, ये देखिए क्या किया जा रहा है, इस फोटो में क्लियर नहीं है लेकिन इसके हमको याद है ऐसे ही ये किया जाता था। जिसे आपने धान ले आए, उसको नीचे जमीन पे बिछा दीजिए, बीच में जो एक पोल डाल दिए, उस पोल में बांध दिए सारे को, सारे मवेशी को, जितनी भी होती थी, बैल होते थे या भैंस होते थे, और उसको घुमाया जाता था उस पर चल के। तो चलने से क्या होता था, जो भी धान है वो निकल जाता था हस्क से और पुआल अलग हो जाता था, समझे। देखिए उसका ट्रैक्टर आया, ठीक है ना। तो देखिए, और यहाँ पे जो हमारे पास है, फार्मर को हम लोग मार्जिनल, सबसे सूक्ष्म, छोटे और बड़े में ये यूज करते हैं। जैसे मीडियम का हमको शुद्ध हिंदी नहीं पता है तो बता देंगे आप। जिसकी 2 हेक्टेयर से जमीन से कम है उसको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर कहते हैं। जिसका मीडियम, सेमी मीडियम, लार्ज है, जिसका 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। देख रहे हैं एसएमई फार्मर जो है वो देश के कितने परसेंट है? 85%। और ये बॉस, ये नया डेटा है, देखिए सोर्स इसका 2020, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि मंत्रालय का डेटा है। उस समय तोमर साहब थे, अभी कौन है मुझे याद नहीं है, कृषि मंत्री। इसीलिए जब भी बोला जाता है फार्मर वेलफेयर की बात, फार्मर की, किसानों के जिंदगी को खुशहाल बनाने की बात, तो आपको सबसे पहले जो है सबसे छोटे, और ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है 85%, इनकी बात करनी होगी, तभी ओवरऑल बढ़ेगा। समझ रहे बात को? आप सिर्फ दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। 15% जो बड़े फार्मर है, इस पर आपको कैपिटलिस्ट फार्मिंग, सरप्लस फार्मिंग के लिए करना पड़ेगा, और इस पर जो है क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को लिवलीहुड, जो फार्मर सुसाइड, ये सब देखते हैं, ये मैक्सिमम छोटे और स्मॉल फार्मर करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा ये नहीं है। उनके पास जो जमीन है, उनके पास खेती करना एक ऑप्शन नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, क्या है, जरूरी है, नेसेसिटी है। नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या फिर? हु विल प्रोवाइड लेबर? भाई देखिए, प्रोवाइड लेबर कौन करेगा? जिसके पास जमीन नहीं है। देख रहे हैं। अब कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, बड़ा फार्मिंग करना है आपको, खाद लगाना पड़ेगा, बीज के लिए कैपिटल यूज करना पड़ेगा, मशीन के लिए करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा? स्मॉल फार्मर जो है कहाँ से लेते हैं कैपिटल? देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, मतलब कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सिलेबस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, मेंस में क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, मनी लैंडर्स। 5 रुपये 10 रुपये के ब्याज पर, बहुत ही ब्याज ये लोग यूज करते हैं, जमीन का कागज रख लेते हैं, और जब किसान, जो छोटे किसान होते हैं, वो नहीं दे पाते तो उसका उत्पीड़न करते हैं, उनका जमीन हथिया लेते हैं। और जो बड़े किसान हैं, स्मॉल से बड़े किसान हैं, वो लोग खुद ही, उनके पास ना बच जाता है, ठीक है।
अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट क्या है? जो कि जितना आपका, आपने इसे मान लीजिए, किसी को ना कम कर देते हैं, अगर मान लीजिए आपको कितना हुआ, आप हाँ, आपके पास कितना 100 केजी आपने उगाया, ठीक है, 4 लोग हैं, 5-5 केजी खाइएगा, मैं ठीक है, साल भर में, ऐसे तो ये बहुत कम है, मान लीजिए समझाने के 20 हो गया, तब 80 जो बचा ये क्या हो गया? जो कि आपका घरेलू उत्पादन, घरेलू जो कंजम्पशन है, खपत है, उससे कम, तो इसलिए क्या हो गया? ये सरप्लस हो गया, इसको आप बेच सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कृषि की बात। क्या गैर कृषि काम भी होते हैं पालमपुर में? आपके गांव में होते हैं क्या, या फिर सब लोग कृषि ही करते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटी क्या क्या है सर? देखिए, अब ये देखिए क्या है, डेयरी, डेयरी मतलब क्या? दूध उत्पादन, गाय भैंस बकरी ऊंट, ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे पीपल के पास क्या है? बफेलो है। बफेलो क्या खिलाते हैं? बाजरा खिलाते हैं। हम लोग क्या खिलाते हैं जी बिहार में? भैंस को क्या देते हैं? घास देते हैं। और क्या क्या देते हैं? कापिला पशु आहार, वैसे कापिला के और भी है, देते हैं कापिला पशु आहार। और क्या देते हैं? जो तेल निकलता है उसका जो वेस्ट होता है वो देते हैं। और क्या देते हैं? मकई देते हैं, मकई का बच्चा जो होता है, मेज, मेज रिमेज देते हैं खाने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, ये बताइए। क्या करेंगे? मिल्क आएगा, जो गोबर आएगा उससे क्या हो सकता है? गोईठा बन सकता है। उसको किस चीज में यूज कर सकते हैं जी? कहाँ गया? अरे यार कहाँ गया? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बायोगैस में यूज कर सकते हैं। गोबर गैस, देखिएगा सरकार लगाई है सबके घर में गोबर गैस, मैक्सिमम लोग, भले वो चले नहीं। एक कौन सा योजना लाई है भारत सरकार? याद रखिएगा, योजना भी हम बता दे रहे हैं, वैसे इंट्रोडक्टरी क्लास है लेकिन बता दे रहे हैं ताकि आप लोग बाद में भी रिपीट करें। गोवर्धन योजना, गोबर से क्या लाई कीजिए? धन लाइए, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर्स, देख रहे हैं, विक्रेता, दुकानदार कैसे हैं, क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या मिलता है, दाल बिस्कुट, बिस्किट, आप लोग बोलेगा बिस्कुट बोल रहे सर। टूथपेस्ट, दंतमंजन, डाबर लाल, अभी कौन सा चल रहा है जी आप लोग की तरफ? पतंजलि। बैटरी, मोमबत्ती, कैंडल, अच्छा अब कैंडल बहुत कम मिलता है जी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है 100%, सरकार का ये दावा है बिहार में। अगर आपके गांव में नहीं हुआ है, बिजली नियमित नहीं रहते हैं, तो बिजली मिनिस्टर को चिट्ठी लिखिए, बताइए कि हमारे गांव में सर नहीं आया आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ताकि सुधार हो सके। ये देखिए अब यातायात हो रहा है अच्छे से, जीप ये सब से जाते हैं, बुल्लॉक भी है, काट भी है, देख रहा है। रिक्शा वाले भैया हैं हमारे, देखेंगे नहीं फिल्म आप लोग, निरहुआ रिक्शा वाला? ये देखिए इसमें क्या किया हुआ है, पूरा समरी दिया। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं ताकि क्या हो, आराम से आप लोग जो है ना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज, पालमपुर का मेन एक्टिविटी विलेज है, क्या क्या है? फार्मिंग है। और यही ये ना सिर्फ पालमपुर की कहानी नहीं है साहब, ये पूरे भारत के 75% जो निवासी है ना वो विलेज में रहते हैं। गांधी जी ने बोला था, इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ सिटीज, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेज। इफ इंडिया हैज टू पेरिश, वी हैव टू फीड द विलेज, ठीक है। तो अभी भी उनका ये स्टेटमेंट, आज़ादी के 70 साल के बाद भी जो हमारी 75% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है जी? गांव में रहती है। समझ रहे बात को? 25% कहाँ रहती है? शहर में रहती है। और वैसे आपको पता ही है, वन ऑफ द लोएस्ट अर्बनाइजेशन रेट है हमारे बिहार का, तो हम लोग ग्रामीण लोग हैं, ठीक है।
न्यू वेज ऑफ फार्मिंग, कृषि के नए जो तरीके हैं उसमें क्या है, कम जमीन ज्यादा पूंजी चाहिए, जीरो टिलेज मशीन, ये सारी चीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े किसान है क्या करते हैं, अपने लिए कर लेते हैं, 80% जो है ये फार्मिंग हो गया है। लेबर क्या है, सबसे ज्यादा अवेलेबल क्या है, लेबर है, कृषि लोग अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए गांव में अभी भी क्या होता है, पहले कमाना कहते हैं जिसको, या फिर इसको मगध के क्षेत्र में निकमौनी कहते हैं। ठीक है, जो जो एक्सेसिव, जैसे धान आपने रोपा, उसमें जो घास हो गया, कौन उसको ये करेगा, तो निकालने के लोगों से। ठीक है, 8% नॉन फार्म सेक्टर, गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं हुआ है जी। ठीक है, 100 रूरल वर्कर है, 24 ही उसमें से, मतलब सिर्फ 24% जो है नॉन फार्म सेक्टर में है, और ये काफी कम लोगों को रोजगार देता है। इन फ्यूचर, भविष्य के बारे में बताया जा रहा है कैसा होगा, जो ये अगर आज से 10 साल के बाद कोई इस पालमपुर के विलेज को घूमेगा, कैसे घूमेगा विलेज, कौन सा स्टेशन जाना पड़ेगा जी, बताइए। कौन सा स्टेशन, बरेली, बलिया, अररिया, नालंदा, शेखपुरा, कौन सा याद है, ये बताइएगा, ये कौन सा स्टेशन है, शुरुआत में बताया गया है कहाँ पे लोकेटेड है पालमपुर, कहाँ पे लोकेटेड है, चलिए आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, क्योंकि ये जो है काल्पनिक विलेज था। उसके बाद देखिए, हाउ डू वन ऑब्टेन द कैपिटल, कैसे लोग लोन लेते हैं, जो छोटे फार्मर थे कैसे लेते थे, सेठ जी से लेते थे, बड़े फार्मर खुद ही सेठ जी थे। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट काफी कम था। देयर इज ए नीड टू एक्सपैंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसके पास जमीन नहीं वो क्या करे, नॉन फार्म एक्टिविटीज करे, अगल बगल सिटी से चीज़ों का होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर द नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज वुड इंक्रीज इन कमिंग, ऐसा बताया जा रहा है कि आने के समय में जो लोग जो है कृषि को से दूसरे क्षेत्र में आएंगे, उनका अवसर बढ़ेगा। जो अभी भी आप लोग अपने गांव में देखिएगा, ठीक है, तो जो पहले जितने लोग कृषि करते हैं उससे कम लोग कृषि करते हैं, दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे हैं। ठीक है, चाहे वो एलाइड एक्टिविटीज ही क्यों नहीं हो, एलाइड क्या कहते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, उसी में उसमें काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बस 1 मिनट में सम अप करते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा, पालमपुर के बारे में पढ़ा। ठीक है, पालमपुर का कहानी देखा, क्या देखा, 4 फैक्टर्स देखा, कौन कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो देखा। उसके बाद देखा नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या है, नॉन फार्म देखा। उसके बाद देखा जमीन कैसे वो है, ये सारा चीज आप लोग पढ़िएगा और अपने इमेजिन करके पढ़िएगा, एक और रिवाइज कीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी जो है नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को लिखिए, जो भी है हमारे डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है। और जो है हम जो है हमारा जो कैसे पढ़ें स्ट्रैटेजी वीडियो जो है, इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी वीडियो जो है, स्ट्रैटेजी प्लस जो है सोर्सेज वाला जो वीडियो है, उसका जो हम लोग आपको लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे भी हम इसकी दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। 3 दिन में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग 10वीं 11वीं जैसा कि हमारा प्लान है उसी के अनुसार बढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा सा 5-6 मिनट ज़्यादा हो गया, आगे से हम कोशिश करेंगे हर वीडियो जो हमारा 25 मिनट का हो और उसमें कुछ क्वेश्चंस डालें
ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताने लगे। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए ये वीडियो 5 मिनट ज़्यादा हो गया समय सीमा से। ठीक है, वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट नहीं भी हैं, उनके लिए भी हमारा वीडियो है, क्योंकि हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। हम जागरूक देश बनाना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते, देश हमारा बहुत ही जागरूक है, सॉरी, उसके लिए योगदान देना चाहते हैं, शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो भी दिक्कत हो, contact@nurturepcs पे आप लोग हम लोग को मेल कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ट्विटर चैनल है, हर जगह जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आप लोग हम लोग रीच करने से हम लोग तत्परता से आपके जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।